हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम लोग इस लेसन नंबर 5 से, जो कि हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है, उसके लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे विजुअल एंगल एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, विजुअल एंगल और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें याद करना होगा जो हमने पहले पढ़ा था अभी लास्ट लेक्चर में, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। हमारी आँख की जो अकोमोडेशन पावर है वो, अगर आपको ध्यान है तो मैंने बताया था कि जो नेचुरल लेंस जो हमारी आँख के अंदर प्रेजेंट है, उस लेंस की एक क्वालिटी ये है कि वो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के साथ साथ नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको भी देख सकता है। जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को, जिन्हें हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, जब उन्हें देखते हैं तो उस टाइम पर जो हमारे ये जो लेंस है हमारा आँख के अंदर प्रेजेंट, इस लेंस की जो मसल्स हैं, जिन्हें हम सिलरी मसल्स बोलते हैं, ये सिलरी मसल्स उस टाइम पर रिलैक्स पोजीशन में होती हैं। या ये कहते हैं कि वो जो लेंस है हमारा, वो मैक्सिमम फोकल लेंथ की पोजीशन में होता है, क्योंकि वहाँ पर ये सिलरी मसल्स इस लेंस को स्ट्रेच करे रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते टाइम हमारी मसल्स रिलैक्स है, राइट। अब अगर हम नियर बाई या पास की चीज़ों को, या हम कह दें कि बुक्स को पढ़ते टाइम हमारी आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है, और उस टाइम पर ये मसल्स इस लेंस को कंप्रेस्ड करती हैं, और कंप्रेस्ड होने की वजह से जो लेंस की पावर है, लेंस की जो फोकल लेंथ है, वो शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है, और उस टाइम पर जो रेटिना पर इमेज बनाता है हमारा ऑब्जेक्ट, वो हमें क्लियर नज़र आती है। लेकिन उसकी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जिसे हम बोलते हैं द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। और जो पहले बता चुके हैं कि वो हमारी डिस्टेंस कितनी होती है नॉर्मल आई के लिए, 25 सेंटीमीटर होती है, राइट। लेकिन 25 सेंटीमीटर से नियर जब हम और ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, तो उस टाइम पर हमें वो चीज़ें जो हम अपने आँख से देख रहे हैं वो हमें ब्लर नज़र आती हैं, यानी अब धुंधली नज़र आने लगती हैं। तो ये हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विजुअल एंगल की। तो देखिए विजुअल एंगल क्या होता है, इसको देखते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ, सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से, तो हम क्या करेंगे, इस विजुअल एंगल को लिखेंगे हम लोग द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। एक ऐसा एंगल जो फॉर्म करता है बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉर्म होता है एट आई। आई पर जो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक एंगल फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं विजुअल एंगल। अगर लेकिन ये डेफिनेशन आपके लिखने की नहीं है। लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा, ये आप नोट कर लीजिए इसमें से, द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड एट आवर आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। ये डेफिनेशन है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, राइट स्टूडेंट। द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट आवर आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में एक हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, यहाँ पर ए बी। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पर ए बी। इस ए बी ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं, वो रेज हमारी इस तरह से पहुंचती है हमारे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम दिया हमने डी पॉइंट पर, राइट। अब इस डी पॉइंट पर हमारी इमेज बनी किसकी, ए बी ऑब्जेक्ट की। इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज सी और डी, यहाँ पे एक एरो से मैंने यहाँ शो किया है सी डी। और यहाँ पर एंगल क्या बना, जिसे हम कहते हैं विजुअल एंगल। ये एंगल हमारा बना यहाँ पर अल्फा, राइट।
अब हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट था। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने अपने आँख के पास में लगभग 25 सेंटीमीटर के नियर लेकर आते हैं। तो अब इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो गई ए डैश बी डैश, और अब इससे जो रेज जा रही हैं वो रे हमें कहाँ मिलती है, D1 पर जाकर मिलती है, D1 पॉइंट पर। तो अब जब ये D1 पॉइंट पर यहाँ मिलती है तो अब हमारा एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया हमारा बीटा। ठीक है, तो अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो अल्फ़ा से ज़्यादा वैल्यू है बीटा की, तो ये आई पर हमारा जो एंगल बना बीटा अब अल्फ़ा से कुछ बड़ा बना। तो अब अगर हम रेटिना पर देखें, इधर रेटिना यहाँ शो किया गया है, और ये सी से लेकर ये डिस्टेंस क्या हुई कवर, CD1, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आ गया तो उस कंडीशन में हमारी इमेज अब पहले से बड़ी बनी। जब बड़ी इमेज बनी तो ज़्यादा क्लियर स्पष्ट नज़र आएगी हमें वो चीज़। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि कोई एरोप्लेन अगर हमारे स्काई के अंदर फ्लाई कर रहा है, तो अगर वो काफ़ी दूरी पर है तो वो बहुत स्मॉल साइज़, एक छोटे साइज़ का हमें नज़र आता है। लेकिन जैसे ही वो एरोप्लेन आगे आता हुआ हमारे पास आ जाता है, काफ़ी नज़दीक आ जाता है, तो वही एरोप्लेन हमें बड़े साइज़ का नज़र आने लगता है। तो इससे क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट्स हम ये कहते हैं कि दूरी पर हैं वो छोटे अगर हमें नज़र आते हैं, तो अगर डिस्टेंस को कम कर दें तो उस टाइम पर वही ऑब्जेक्ट हमें बड़े साइज़ का नज़र आने लगेगा। और उसकी वजह क्या हुई कि अब हमारी आई पर जो विजुअल एंगल बन रहा है वो विजुअल एंगल अब पहले से बड़ा बनने लगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो हम उसकी डिस्टेंस को चेंज ना कर सके, जैसे हम कहें सन या मून की बात करते हैं। ये मून जो चंद्रमा हमें आकाश में नज़र आता है, तो वो हमें, हालांकि वो बहुत बड़े साइज़ का है, लेकिन हम अब यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो एक छोटे साइज़ का हमें नज़र आता है। लेकिन मून हम अपनी डिस्टेंस तो कम नहीं कर सकते। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हमें अब करने के लिए कि हमें मून और ज़्यादा क्लियर नज़र आए या बड़े साइज़ का नज़र आए, या हमारी आँख पर एक बड़ा विजुअल एंगल क्रिएट हो, तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और उस इंस्ट्रूमेंट्स में से जो टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, किस लिए, दूर की चीज़ों को, जो छोटे साइज़ की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं दूर की, उन्हें बड़ा देखने के लिए, बड़े साइज़ में, या हम कहते हैं कि बड़े विजुअल एंगल पर लाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप का। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का। तो ये माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, ये दोनों ही हमारे जो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम देखना चाहते हैं, चाहे वो नियर के ऑब्जेक्ट हैं या डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ही कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट को हमें क्लियर दिखाने के लिए या हमारे विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो खैर, हम बात करते थे, अभी क्लियर कर रहे थे विजुअल एंगल। आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी डिस्टेंस, अब ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है कि अगर हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को इंक्रीज करें, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल द विजुअल एंगल। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा दें, या हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास ले आए अपने, तो उस कंडीशन में विजुअल एंगल भी बढ़ जाएगा, यानी वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा पहले से। तो अब ये विजुअल एंगल अगर आपको क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर, या हम इसे कह सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक हम जो पढ़ते थे पहले, जो मैग्निफिकेशन पावर के बारे में पढ़ते थे, तो हम क्या पढ़ते थे कि एक हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट, और
इमेज की हाइट का जो रेशो है, यानी v अपॉन u लिया, या हमने कहा कि हाइट ऑफ इमेज जिसको हमने h2 मान लिया है y2 मान लिया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को y1 मान लिया, तो y2 अपॉन y1 को हमने क्या कहा, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हैं, तो इसमें हम जो बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की, तो ये मैग्नीफिकेशन जो है वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी हमारा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप है वो विजुअल एंगल को इंक्रीज़ करने का काम कर रहा है। ओके, तो जो भी इसकी पावर है इंस्ट्रूमेंट की, द पावर ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज मेजर्ड बाय देयर पावर ऑफ इंक्रीजिंग द विजुअल एंगल। तो जो ज़्यादा विजुअल एंगल को इंक्रीज करेगा उतना ही ज़्यादा इसकी पावर होगी मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम कैलकुलेट करना चाहें मैग्नीफिकेशन पावर को, तो हम किस तरह करेंगे कैलकुलेट, तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में, द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एट द आई। यहाँ हाफ इतना पार्ट देखो, द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंड्स बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एट द आई। आई के ऊपर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉर्म करता है इमेज, वो वाली हम वैल्यू नोट करेंगे अपनी, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा है हमारी आई के ऊपर, टू द विजुअल एंगल सबटेंड्स बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। और किसके साथ उसकी रेशो लेंगे कि जब हमारा विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई, जब हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया हुआ, यानी अपनी आई पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं किया हुआ, उस कंडीशन में उसकी हाइट क्या थी उस ऑब्जेक्ट की। तो ये अगर हम दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं तो वो हमारा उस इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन पावर, या जिसे हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, आज फाइंड कर सकते हैं उसे। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप m इक्वल टू विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। अब ये इमेज किससे क्रिएट हुई थी, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। ओके, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी डिस्टिंक्ट विजन पर देख रखने पर, वो डिस्टिंक्ट विजन हमारा क्या था 25 सेंटीमीटर, वहाँ पर हम उसे वैल्यू उसमें ऑब्जेक्ट को रखते हैं 25 सेंटीमीटर पर, तब हमारी जो एंगल बनता है, जो विजुअल एंगल क्रिएट हो रहा है, वो अपॉन में रखेंगे, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा क्रिएट करता है इमेज को उस ऑब्जेक्ट की, तो वो एंगल जो हमारा होगा विजुअल एंगल, उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो फॉर्मूला हुआ m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब ये बीटा क्या होगा, जो बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट से, और अल्फ़ा हमारा जो हमारी नेक्ड आई के थ्रू हमारा बनेगा एंगल। तो ये मैग्नीफिकेशन पावर आपको नोट करनी है, विजुअल एंगल समझ आया। और साथ में एक डेफिनेशन ये और नोट करिएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये डेफिनेशन अगर नहीं भी आती है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। टू सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली we bring it close to our eyes, however the object can be viewed distinct. This minimum distance is called least distance of distinct vision. इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। The minimum distance is called least distance of distinct vision. तो अगर हम इसको यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आई अगर हम यहाँ पे दिखाएं, तो इस हमारी आई से 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, ये इसे हमने कहा हमारा ये नियर पॉइंट है। अगर इस नियर पॉइंट से और आगे हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो वो इमेज हमें क्लियर नज़र नहीं आती, बल्कि वो ब्लर हो जाती है। और हमारा फार पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट। फार पॉइंट की कोई लिमिट नहीं है कि हम कहाँ तक देख सकते हैं। एक पर्सन तो यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस देख सकता है, दूसरा पर्सन 1 किलोमीटर देख सकता है। तो किसी भी पर्सन का फार पॉइंट को हम हमेशा इनफाइनाइट के थ्रू शो करते हैं। तो
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला जरूर नोट करिएगा। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी एंड विजुअल एंगल। ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है और तभी हम समझ पाएंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। फिर आगे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।